हेलो सुप्रभात नमस्कार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग 5 फरवरी 2026 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे साइंस का। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक के पुनः दहन के दौरान बनने वाले प्राथमिक उत्पाद क्या हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक जब पुनः दहन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। ठीक है, आपूर्ण दहन मतलब पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है तो क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इनमें से कौन सा है, मतलब उदासीन कौन है, दैट इज लवण कौन बना रहा है। तो देखिए इनमें से कौन सा लवण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड प्लस बेस को एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड प्लस बेस जो होता है वो रिएक्शन क्या बनता है जी। तो बन जाता है बेस प्लस H2O, मतलब क्या बनता है, वाटर बनता है, मतलब जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ NaOH अर्थात बेस है। ठीक है, और HCl एसिड को मिलाए हैं तो NaCl बन गया। और जो NaCl क्या है, NaCl जो है वो लवण है और ये जो है H2O जल बनाता है। इस प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं कि अम्ल और क्षार मिल करके लवण बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समस्थानिकों के युग्मों को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो समझना होगा कि समस्थानिकों के युग्मों को प्रदर्शित कौन नहीं करता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग बताओ कि समस्थानिक क्या समझ रहे हो, समस्थानिक के मतलब। ठीक है, समस्थानिक का मतलब, तो अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समस्थानिकों के युग्म को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात आइसोबार्स को कौन युग्म जो है वो प्रदर्शित नहीं करता है। सबसे पहले समस्थानिक होने के लिए एक रूल होता है जो कि आपको जानना होगा, और समस्थानिक का रूल यही है, रूल ये होता है कि परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, अब सबसे पहले परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या जो होती है अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 1735 मतलब कि क्लोरीन का दिया हुआ है और हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं जी। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो होते हैं वो 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से क्या क्या होता है, एक प्रोटियम होता है जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम मतलब कि परमाणु संख्या उसका 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी उसका 1 होता है। ड्यूटेरियम मतलब कि उसका ड्यूटेरियम दैट इज मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। ठीक है, ट्रिटियम में क्या होता है कि परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी मतलब हाइड्रोजन वाले जो हैं वो क्या हैं, वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और क्लोरीन का भी जो होता है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 1735 और 1737। ठीक है, क्या होता है 1735 और 1737। इसी प्रकार कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के क्या होता है, कार्बन C12 और 14 मतलब, ठीक है, कार्बन 14। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि समस्थानिक क्लोरीन का 17 और 38 नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्लोरीन का समस्थानिक सही नहीं है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वो समस्थानिक नहीं क्लोरीन का, ये आपका कहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 59
ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 9th में जो एग्जाम्पल समझाया गया है समस्थानिक में, वहीं से ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसलें किस मौसम में काटी जाती है। ठीक है, रबी की फसलें, एक मिनट है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रबी की फसलें किस मौसम में काटी जाती है। अब रबी फसल किसे कहते हैं जी, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि रबी फसल को कब से कब तक उगाया जाता है। तो रबी फसल जो होती है वो नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, रबी फसल जो है वो नवंबर टू अप्रैल तक इसका क्या होता है, इसका काल होता है। ठीक है, अप्रैल तक होता है, नवंबर से अप्रैल मास तक ये पूरा क्या होती है, मतलब नवंबर में इसको लगाते हैं, हर अप्रैल में क्या करते हैं, इसको काट लिया जाता है। ठीक है, तो इस फसल को रबी फसल कहते हैं। इस समय का जो सीजन है वही रबी फसल कहलाता है। और इस फसल का जो एग्जाम्पल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल ही आपको इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि इस समय लगाया जाता है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये चारों सबको याद रहता है। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये याद रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें एक और एग्जाम्पल है जो अलसी है। ठीक है, अलसी याद रखिएगा, और ये अलसी भी होता है इसी समय, रबी फसल ही है अलसी। ठीक है, तो इस प्रकार जो गर्मी में के मौसम, मतलब रबी के फसलें किस मौसम में काटी जाती है, अप्रैल में, तो क्या होता है, गर्मी ही होती है, तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि मादा प्रजनन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मादा प्रजनन तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है, और उसी के आधार पे आंसर सोचिएगा। तो कथन सही है, दैट इज एक ही कथन इसमें से सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। बोला गया है कि गर्भाशय ग्रीवा अंडाशय को गर्भाशय में जोड़ती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसका तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि एक लड़की अंडे का उत्पादन तभी शुरू करती है जब वह यौवन तक पहुंच जाती है, मतलब यौवन की अवस्था में पहुंच जाती है। तो देखिए, एक लड़की अंडे का उत्पादन जो होती है ना, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन कब से होता है, मतलब बच्चा के समय से ही हो जाता है, जन्म के समय से ही हो जाता है। इस प्रकार ये लाइन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फॉलोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। ठीक है, बोलता है कि फॉलोपियन ट्यूब का ही नाम, यदि आपको कहीं लिखा रहे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है महीन अंडवाहिका। ठीक है, महीन अंडवाहिका या फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं, ये सही है। ऑप्शन डी है कि गर्भाशय अंडे पैदा करता है जो योनि के माध्यम से यात्रा करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, जो इस टॉपिक के अंतर्गत लिखा हुआ मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, और ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 136 में लिखा हुआ है। और ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन बना रहा है। सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से बना रहा है, इसलिए एनसीईआरटी बुक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा रिवीजन करके जाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का एक गुण है। अब द्रव का कौन सा एक गुण है, मतलब लिक्विड का कौन सा एक गुण है। तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का गुण होता है कि उसका निश्चित आकार नहीं है। इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है कि निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार होता नहीं है। और क्या होता है जी, निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, इसका आयतन जो होता है वो आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, ये निश्चित होता है, ये आकार नहीं होता है निश्चित। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं, मतलब ये गलत है। ऑप्शन भी है कि निश्चित आकार लेकिन मतलब परिवर्तनीय आयतन, ये भी गलत है। कोई निश्चित आकार नहीं लेकिन निश्चित आयतन, ये सही है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी कि निश्चित आकार और आयतन, मतलब ये आकार तो निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद विरामावस्था से गिराया जाता है, मतलब विरामावस्था से गिराया जा रहा है, मतलब विरामावस्था जो है वो हम लोग यूँ मान लेते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से यूँ मानते हैं उसको। ये तो आप लोग पूरा
मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अब बोलता है 20 मीटर गिरने के बाद, 20 मीटर गिरने के बाद गेंद का वेग क्या होगा, अर्थात भी क्या होगा, और भी जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि भी मतलब वेग इज इक्वल टू क्या होता है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय होता है, तो ये मीटर पर सेकंड में होगा, जो मीटर पर सेकंड में सभी ऑप्शन है। अब आगे बोला गया है कि जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड लीजिए, अर्थात जी जो है वो गुरुत्वीय एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है जी, भी निकालना है। अब यहाँ पे गति का कौन सा नियम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तो गति ही हो रहा है, तो गति का कौन सा नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे गति का तीसरा नियम लगाएंगे। और गति का तीसरा नियम कहता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है, ठीक है। तो u का वैल्यू 0 होने के कारण इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। v तो हमको निकालना ही है जी, इसलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एसलेरेशन कितना दिया हुआ है, एसलेरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसके बाद आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 20 मीटर गिरने के बाद, अर्थात डिस्प्लेसमेंट यस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो कितना हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, और ये 20 हो गया तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो 20 दहा के 200 दूनी 400, ठीक है। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, इसलिए भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफिल्म का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए नए पौधे विकसित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रायोफिल्म का होता है, ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होती है, देखिए ब्रायोफिल्म की पत्ती को ही याद रखिएगा कि इसको हिंदी में पथलगामा भी बोलते हैं। एक बार ग्रुप डी में लिखा हुआ ब्रायोफिल्म की पत्ती नहीं लिखा है, पथलगामा लिखा हुआ है, ठीक है, पथलगामा लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पथलगामा लिख के आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका मतलब कि इसको एनसीईआरटी बुक में पथलगामा लिखा हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रायोफिल्म का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के लिए नए पौधे विकसित करते हैं। कायिक प्रवर्धन का मीनिंग ये होता है कि पौधे के अंग से ही क्या होता है, मतलब कि बीज से नहीं होके अंग से ही, जैसे कि मतलब कि उसका तना हो, पत्ती हो, ठीक है, जड़ हो, उसी से जो नए पौधे विकसित हो जाते हैं उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि ब्रायोफिल्म की पत्ती कायिक प्रवर्धन करती है, लेकिन आप लोग उसका पढ़ेंगे किससे। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन से ही आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं कि जड़। सबसे पहले तो ब्रायोफिल्म आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफिल्म जो है एक पत्ती है, ठीक है, ब्रायोफिल्म जो है एक पत्ती है, जो जड़ से तो नहीं करेगी, ब्रायोफिल्म तो जड़ से नहीं करेगी। ऑप्शन बी है कि तना से तो नहीं करेगी, क्योंकि ब्रायोफिल्म खुद एक तना नहीं है। ऑप्शन डी है कि फूल से तो नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पत्ती का किनारा। अब ये होता क्या है, कैसे थोड़ा सा होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होती है, ब्रायोफिल्म का जो पत्ती होता है इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी, ब्रायोफिल्म की जो इस प्रकार से पत्ती होती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, ब्रायोफिल्म की जो ये पत्ती होती है वो क्या करता है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर, ये कोर है, किनारे, कोर अर्थात किनारे पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे कलिका जो होती है, कलिकाएं विकसित होती है और ये मृदा में गिर जाती है, ठीक है, ये मृदा में क्या होती है, गिर जाती है। और जब मृदा अर्थात मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है, नए पौधे विकसित हो जाती है, अर्थात पत्ती के किनारे के द्वारा, अर्थात पत्ती की कोर के द्वारा, ठीक है। ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होती है, मतलब ब्रायोफिल्म जो है पत्ती के किनारे द्वारा, मतलब किस प्रवर्धन के द्वारा विकसित होती है, तो पत्ती के किनारे के द्वारा या पत्ती के कोर के द्वारा, ठीक है, पत्ती के कोर पर या पत्ती के किनारे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है। अब आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले आप लोग स्थितिज ऊर्जा जानिएगा, गतिज ऊर्जा जानिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि स्थितिज ऊर्जा का जो जानते हैं आप लोग ये बताइए कि स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन क्या है, ठीक है, डिफिनेशन स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा बोला गया, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो
किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है कि किसी वस्तु द्वारा कि इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ गया है कि स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हो ऑप्शन कि इसे ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, गलत है। मतलब ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता मगर परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, इस प्रकार ही गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि यह केवल तभी मौजूद होती है जब कोई वस्तु गतिमान हो। गतिमान में इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन सी है कि यह वस्तु की गति पर निर्भर करती है, तो स्थितिज ऊर्जा तो गति पर तो कोई ये नहीं करेगा। बोलता है यह स्थिति या अवस्था के कारण संग्रहित ऊर्जा है, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन भी है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों की कौन सी गतिविधि सीधे पौधे में पोषक तत्वों की हानि का कारण बनाती है, ठीक है। बोला गया यहाँ पे कि कीटों की कौन सी गतिविधि है जो सीधे पौधों में पोषक तत्वों के हानि का कारण बनाती है। ऑप्शन ए कोशिका रस का अवशोषण, ऑप्शन बी केवल गिरी हुई पत्ती का उपभोग, ऑप्शन सी है कि पौधे पर अंडे देना, ऑप्शन डी है कि मिट्टी में वेधन करना। तो कोशिका रस का वो अवशोषण कर लेती है, कीट जो होते हैं वो कोशिका रस की अवशोषण कर लेती है। पौधे के पोषक तत्व जो होती है कोशिका में अवेलेबल, उस कोशिका रस को ही अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण हानि पहुंचता है पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का त्वरण, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी पिंड का त्वरण आधा कर दिया जाए अर्थात a/2 कर दिया जाए, ठीक है, एक्सेलरेशन को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए, मतलब यम जो है वो वही के वही रहेगा, तो बल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू जो है यम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। बल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये जो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेलरेशन को आधा कर दिया जाता है, अर्थात F बराबर यम इंटू a/2 किया जाता है। a/2 करे या यम बटा a/2 पूरा लिख दे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि बल यहाँ पे पूरा काम कर रहा है। शुरू वाला इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में बल पूरा रूप से काम कर रहा है और यहाँ पे बल क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बल जो है वो आधा हो जा रहा है, ठीक है। बल यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, ठीक है। बल यहाँ पे आधा हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, मतलब यहाँ पे बल आधा होते हुए दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि बल क्या होगा, समान रहेगा, नहीं आधा हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होनी चाहिए, ठीक है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो कितना होनी चाहिए ये आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदना होती है हमारे मस्तिष्क में, वो लगभग कितना होता है जी। हमारे मस्तिष्क में यदि पूछे कि हम लोगों के मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी है, ध्वनि की संवेदना मस्तिष्क में कितनी है, तो 0.1 सेकेंड है, ठीक है, 0.1 सेकेंड है, ठीक है। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब यदि आपको पूछ दे कि 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, जैसे कि 1 सेकेंड हम लोग यहाँ समय निकल गया, अभी यहाँ तो यहाँ इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और डिटेल जानकारी के लिए क्या है कि अब हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो होती है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, अर्थात सामान्य टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल जो होती है कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड, कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो समय इंटू चाल इज इक्वल टू दूरी हो जाएगा, अर्थात इसका
मतलब कि मतलब कि परावर्तन के मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल इतना होता है, तो परावर्तित ध्वनि के बीच की दूरी कितनी होगी यदि ये पूछे तो उसका बीच की दूरी कितना हो जाएगा 34.4 मीटर। ठीक है, बीच की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल परावर्तित ध्वनि के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 34.4 मीटर। लेकिन यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम दूरी कितना हो जाए। जैसे कुल दूरी पूछे तो 34.4 मीटर, और यदि ये पूछे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उसका कितना हो जाएगा 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए। किसके किसके बीच होना चाहिए, मतलब कि अवरोधक के बीच और ध्वनि श्रोता के बीच। ठीक है, अवरोधक के बीच और ध्वनि श्रोता के बीच कितनी होना चाहिए 17.2 मीटर। और पूरा डिस्टेंस पूछे प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक और ध्वनि मतलब और प्रतिध्वनि मतलब कि प्रावर्तक पृष्ठ और वापस आने ध्वनि मतलब आपस आने वाले ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछे तो कितना होगा 34.4 मीटर होगा। और यदि ये पूछे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय कितना होगा, तो 0.1 सेकेंड होगा या 1/10 सेकेंड होगा। ठीक है, कुछ भी जो ऑप्शन मेरे ये मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग आरआरबी में कम से कम 100 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बोलता है कि यहाँ पे जो u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है u इज इक्वल टू जो है -30 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस जो है उसका जिधर फोकस होता है उधर उसका क्या होता है, मतलब चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस जो होती है वो क्या होता है प्लस होता है। इसलिए u जो है वस्तु की दूरी है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी जो है दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर पर बनता है अर्थात। ठीक है, v इज इक्वल कितना है, ये +60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू क्या होता है, फटाफट आंसर कीजिए कि यम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं v/u। ठीक है, यम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं v/u होता है। ठीक है, v/u तो हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v को हम लोग क्या मानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये जो u होता है वो बिंब की दूरी होता है। तो ये आवर्धन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं v/u होता है, और v/u v इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है और u इज इक्वल टू -30 दिया हुआ है। ठीक है, -30 दिया हुआ है, इसलिए ये कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा इसका आवर्धन -2। और यदि ये क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि दर्पण का जो आवर्धन होता है क्या होता है, दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का आवर्धन सूत्र जो इक्वल टू होता है -v/u। ठीक है, -v/u होता है। ठीक है, दर्पण का आवर्धन कितना होता है जी -v/u, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समान वोल्टता स्रोत से बोलता है कि यदि समान वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाए, अर्थात मतलब वोल्टेज जो है क्या है, मतलब समान सबके मतलब समान है। ठीक है, स्रोत से जोड़ा जाए मतलब समान वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा, उच्च प्रतिरोध, समान प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक लोहे की कील को देखिए जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो देखा जाता है क्या देखा जाता है, ये फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो देखा जाता है क्या। आप लोग क्या देखते हैं, फटाफट इस ऑप्शन में आंसर कंप्लीट कीजिए कि लोहा घुल जाता है और कील पर तांबा जम जाता है। ऑप्शन बी है कि तांबा घुल जाता है और कील पर लोहा जम जाता है। ऑप्शन सी है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन डी है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर। तो आप लोग 10th क्लास के एक पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में इसी का इक्वेशन लिखा हुआ है कि जब जैसे कि मतलब आयरन जो है सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट जो है
ठीक है। CuSO4 जो है वो एक्वस मोड में है, मतलब लिक्विड मोड में है, और ये जो बना रही है क्या बनाता है, FeSO4 एक्वस में, ठीक है, FeSO4 एक्वस में, और ये सॉलिड मतलब कि कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में बनाता है, ठीक है। हम लोग ये इक्वेशन पढ़े हुए हैं, और ये इक्वेशन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब सॉरी विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब होता है कि मतलब एक को मतलब किसी को विस्थापित करके और वहाँ पे अपना जगह मतलब किसी को विस्थापित करके अपना स्थान बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग ये पढ़े हुए हैं, और यदि ये याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है कि जब एक लोहे के किल कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, अर्थात लोहा को, यहाँ पे देखिए कि लोहा जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में, अर्थात लोहे के किल जो है सॉलिड स्टेट में है, और कॉपर विलयन अर्थात कॉपर विलयन मतलब एक्वस मोड में है, उसको क्या किए हैं, जब अभिक्रिया कराए हैं तो बन गया FeSO4 एक्वस में, ठीक है। अर्थात आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि आयरन जो है क्या है गया है कि आयरन जो है वो घुल गया है, ठीक है। मतलब कि जो लोहे की कील है जो घुल गया है, लोहे की कील घुल गया है, और क्या हुआ है कि कॉपर सल्फेट क्या हो गया है, कॉपर सल्फेट जम गया है, अर्थात सॉलिड स्टेट में हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि लोहा घुल गया है, अर्थात लोहा घुल जाता है और कील पर तांबा जम जाता है, ठीक है। लोहा घुल गया है और कील पर क्या होता है, तांबा जम गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोलाइडल विलयन की विशेषता है कि, ठीक है, आपको कोलाइडल विलयन की विशेषता बतलानी। तो आप लोगों ने कोलाइडल विलयन के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। कोलाइडल विलयन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है। कोलाइडल के कण जो होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार मतलब निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, ठीक है। यदि जब समान रूप से कोई कण फैला हुआ रहेगा और निलंबन की अपेक्षा क्या होगा, कणों के आकार जब छोटा होगा, तो हम लोग इसको देखने से क्या लगता है कि कोलाइडल विलयन क्या लगता है, देखने से क्या लगता है कि ये समांगी प्रतीत होता है, अर्थात समान मात्रा में मिश्रित होता है। लेकिन वास्तविकता में यह विलयन क्या होती है, विषमांगी मिश्रण होती है। वही आपसे पूछा गया कि एक कोलाइडल विलयन की विशेषता क्या है, क्या वो समांगी होता है या विषमांगी होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े के अंदर हवा और रक्त के बीच गैसों का तेजी से आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला उत्तक मदद करता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन ए सरल सल की उपकला, ऑप्शन बी अस्तरित सल की उपकला, ऑप्शन सी पछम्बी स्तंभाकार उपकला, ऑप्शन डी घनाकार उपकला। देखिए उपकला के जगह पे इंग्लिश में यदि एपिथीलियम लिख दिया जाए, एपिथीलियम भी लिखा रह सकता है, ठीक है। एपिथीलियम भी लिखा हुआ क्वेश्चन में रहता है कभी कभी। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एपिथीलियम दैट इज उपकला, ठीक है। एपिथीलियम दैट इज क्या, उपकला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फेफड़ों के अंदर हवा और रक्त के बीच गैसों का तेजी से आदान प्रदान होता है, ये बात सही है। इस प्रक्रिया में किस प्रकार की उपकला उत्तक मदद करती है, तो इस प्रक्रिया में किस प्रकार की उत्तक मदद करती है, सरल सल की उपकला मदद करती है, सरल सल की एपिथीलियम मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन, ऑप्शन ए वे ध्रुवों पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो क्या वे ध्रुव पे पोल पे प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कि वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी लिखा हो सकता है। अर्थात वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही है। ऑप्शन सी है कि वे यादृच्छिक वक्र बनाती है, ये वक्र नहीं बना के क्या बनाती है, बंद मतलब यादृच्छिक वक्र ना बना करके बंद वक्र बनाती है। कैसी बनाती है, बंद वक्र बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत क्या होता है, मैग्नेटिक चुंबक के अंतर्गत क्या होता है कि जब बाहर से देखिएगा तो चुंबक की रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होगी और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, और जब अंदर से देखिएगा कि चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं जो होती है वो दिशा के दक्षिणी
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कथन सही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि स्तंभ ए में उल्लेखित सही मिलानों का स्तंभ बी में पहचाने। स्तंभ ए है, एक मिनट देखते हैं। स्तंभ ए है कि बाह्य दल और पंखुड़ी किस में कहाँ पे होती है, पुंकेसर और स्त्री कैंसर कहाँ पे मिलते हैं, वर्तिकाग्र कहाँ पे होती है, प्राक्कन कहाँ पे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राक्कन जो होता है वो पुंकेसर में होता है। ठीक है जी। सबसे पहले पुंकेसर और स्त्री कैंसर जो होते हैं वो क्या है, फटाफट बताइए तो वे क्या हैं। सबसे पहले बाह्य दल और पंखुड़ी। सबसे पहले चलिए क्यू का ही हम लोग देखते हैं कि बाह्य दल और पंखुड़ी क्या है। पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि बाह्य दल और पंखुड़ी इनमें से क्या है, प्रजनन भाग है, सहायक भाग है, कि पुंकेसर है, कि स्त्री कैंसर है। तो इस प्रकार बाह्य दल और पंखुड़ी हम लोग देखते हैं कि सहायक भाग होती है। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री कैंसर क्या होता है, तो पुंकेसर और स्त्री कैंसर क्या है, मतलब प्रजनन का भाग है। वर्तिकाग्र किस में होता है और प्राक्कन किस में होते हैं, तो वर्तिकाग्र जो होता है वो स्त्री कैंसर का ही भाग है। ठीक है, और प्राक्कन किसका है, तो पुंकेसर का है। तो इस प्रकार मतलब कि पी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पी का 2 एक ही में है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब श्वेत प्रकाश अपने मानक अभिविन्यास में एक प्रिज्म से होकर गुजरता है। ठीक है, अपने मानक अभिविन्यास में एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो स्क्रीन पर देखे गए रंगों के क्रम को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से दर्शाता है। आप लोग जानते हैं कि जब एक श्वेत प्रकाश जो है वो प्रकाश मतलब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात स्क्रीन पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर जो है वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से पूरा सीधा नहीं होता है, ये थोड़ा डाइवर्ज होता है। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट कि ये प्रिज्म है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वही पूछा गया कि वे 7 रंग जो सही ढंग से क्या दर्शाते हैं वो पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो होगा क्या कि बनाता है वर्णों का क्रम क्या हो जाता है, भेपजियोर। ऑप्शन डी हो जाएगा भेपजियोर। और भेपजियोर को आप लोग पूरा इसको मतलब कि क्या होता है, V4 क्या होता है जी, कौन सा कलर होता है, तो कौन सा कलर होता है V4, वायलेट कलर। I4 इंडिगो कलर, इंडिगो दैट इज जामुनी। B4 ब्लू कलर, G4 ग्रीन कलर, Y4 येलो कलर एंड O4 ऑरेंज कलर और R4 रेड कलर। ठीक है, दैट इज भेपजियोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सा है। बोलता है सम सजातीय या सजातीय श्रेणी, आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन है। अब इनमें से कोई एक ही कथन सत्य होगा, इसलिए एक ही के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कथन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या देखना है कि कौन सा एक कथन सही है। बोलता है प्रत्येक उत्तरोत्तर सदस्य CH2 समूह से भिन्न होता है। ऑप्शन बी है कि सभी सदस्यों में अलग अलग कार्यात्मक समूह होते हैं, ये नहीं है, सभी सदस्यों में अलग अलग कार्यात्मक समूह नहीं होते। ऑप्शन सी है कि सभी सदस्यों का आणविक भार समान होता है, नहीं। ऑप्शन डी है कि सभी सदस्यों का कवथनांक समान होता है, नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रत्येक उत्तरोत्तर सदस्य CH2 समूह से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन अर्थात चारों ओर मतलब का होना चाहिए, चक्रीय हाइड्रोकार्बन अर्थात क्या होना चाहिए कि चक्र के आकार में होना चाहिए, अर्थात वलयकार होना चाहिए। इसी को वलयकार भी लिख सकता है। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वलयकार होता है, मीथेन का, ब्यूटेन का, साइक्लोहेक्सेन का कि एथीन का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का साइक्लोहेक्सेन का होगा, 6 कार्बन से बना होता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन क्या है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। औसत वेग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो क्या बोलता है कि ऑप्शन ए कि यह गति की दिशा पर निर्भर करता है। गति की दिशा अर्थात जो वेग जो होता है वो वेग क्या होता है, सदिश राशि अर्थात परिणाम और इसका दिशा दोनों होता है अर्थात दिशा पर निर्भर करता है, सही है। ऑप्शन बी है कि यह हमेशा औसत चाल के समान होता है। औसत चाल इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा समय। और जो औसत चाल जो होती है, चाल जो मतलब कि औसत चाल मतलब चाल जो है क्या है, वो क्या है अर्थात आपको ये बताना सदिश है कि अदिश है, तो अदिश है, मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है अर्थात वेग इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि कुल विस्थापन बटा क्या होता है, कुल विस्थापन अर्थात विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। विस्थापन अर्थात मतलब विस्थापन को हम लोग मीटर्स में मापते हैं और समय का सेकेंड होता है अर्थात मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह हमेशा औसत चाल के समान होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो यही होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिड आसानी से सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखे जा सकते हैं। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड क्या है, सबसे पहले आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि प्लास्टिड आसानी से सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखे जा सकते हैं क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, वे बड़े होते हैं और उसमें वर्णक होते हैं। ऑप्शन सी कि उसमें डीएनए होता है, वे रंगहीन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि प्लास्टिड जो होते हैं वे बड़े होते हैं और उसमें वर्णक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वनस्पति शास्त्री पौधे के प्ररो सिरे पर तेजी से वृद्धि का प्रदर्शन करते हुए एक पौधे का अवलोकन करता है, ठीक है। और इस वृद्धि के लिए पौधे का अवलोकन करता है और इस वृद्धि के लिए किस प्रकार का पादप उत्तक सबसे अधिक उत्तरदायी है, मतलब तेजी से वृद्धि के प्रदर्शन करते हुए, ठीक है। प्ररो सिरे पर तेजी से वृद्धि के प्रदर्शन करते हुए एक पौधे का अवलोकन करता है, तो इस वृद्धि के लिए किस प्रकार का पादप उत्तक जो है सबसे अधिक उत्तरदायी है। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, अस्थायी उत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक कि शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। फटाफट पहले आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ये भी हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 9th में पढ़े हैं, पेज नंबर 78, ठीक है। उसमें पढ़े हैं कि पररों के शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। कौन, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज 5 फरवरी 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी का शिफ्ट 1, वो हम लोग इस प्रकार से एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।